हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर के करवा चुकी हूँ, 2013 वाले पेपर के करवा चुकी हूँ, 2014 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 वाले पेपर के हैं। फरवरी 2016 में जो पेपर हुआ था उसके ये क्वेश्चन है, और 2016 में दिसंबर में भी पेपर हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर वाले पेपर के क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने शुरुआत प्राइमरी वाले पेपर से की है, यानी ये जो पेपर हैं ये प्राइमरी वाले हैं। हिंदी के भी प्राइमरी वाले ही करवा रही हूँ। जैसे ही प्राइमरी वाले सभी पेपर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर के सीडीपी और हिंदी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। इसके अलावा ईवीएस के मैं काफ़ी समय पहले ही करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। पहला है नामित मापनी, दूसरा है क्रम सूचक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी, और चौथा है अनुपात मापनी। तो वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है अनुपात मापनी। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं: शाब्दिक या नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी, जो यहाँ पर चारों लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, तो अनुपात मापनी में परम शून्य होता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण फिल करना है में होता है। पहला है एदम, दूसरा है अहम, तीसरा है परा अहम, और चौथा है परिस्थितियों। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, और दूसरा है एदम, अहम एवं पराअहम माने जाते हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना में एदम, अहम एवं पराअहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। अब इसमें पूछा गया है कि हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है, तो वो परा अहम में होता है, यानी सुपर ईगो में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, सुपर ईगो। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यवहारवादी फिल करना है ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यानी ये कथन किसका है? व्यवहारवादी हैं, उन्होंने ये कथन दिया है। विकल्प है फ्रीमैन, दूसरा है न्यूमैन, तीसरा है वाटसन, और चौथा है होलजिंगर। तो व्यवहारवादी वाटसन ने कहा कि मुझे आप नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर चाहे जो बना सकता हूँ। तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे, तो ये आपको याद रखना है। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया। और इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। और ये इनका मुख्य कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिल करना है ध्यान आकर्षित होने में फिल करना है यहाँ पर की भूमिका होती है। पहला है उद्दीपन की तीव्रता, दूसरा है उद्दीपन की उपादेयता, तीसरा है उद्दीपन की विश्वसनीयता, और चौथा है उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका है उद्दीपन की तीव्रता की। पहला विकल्प इसमें आपका
उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिल करना है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। पहला है शिक्षण, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है समदृष्टि और चौथा है प्रेरणा। तो प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। और थॉमसन ने लिखा भी है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो ये जो कथन है ये थॉमसन का है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार लिखा है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तीसरा है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और चौथा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें फ्राइड के अनुसार यानी सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमें बताना है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। विस्मरण जो है वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी हम भुला देते हैं अपने दुखद अनुभवों को अपनी स्मृति में से। तो विस्मरण, सिगमंड फ्राइड के अनुसार विस्मरण क्या है, वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अक्सर जो बातें हमें दुख देती हैं तो उन्हें हम याद करना जरूरी नहीं समझते और याद करते भी नहीं हैं, यानी अपनी स्मृति से उन्हें भुला देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। पहला है वाटसन, दूसरा है कोफका, तीसरा है कोहलर और चौथा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ये वाटसन द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि इसका प्रतिपादन किया वाटसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला है अवधि, दूसरा है नवीनता, तीसरा है रुचि और चौथा है आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि, इंटरेस्ट। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। व्यक्ति जो होता है उसकी रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है और उस कार्य को करने में उसे आनंद भी मिलता है, यानी आनंद की अनुभूति भी होती है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। पहला है सीखने की विधियां, दूसरा है सीखने में स्थानांतरण, तीसरा है सीखने में पठार और चौथा है सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति में जो ज्ञान आपने अर्जित किया है और दूसरी परिस्थिति में आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। पहला है स्मृति, दूसरा है सीखना, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है अधिगम। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहते हैं जिसे। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। पहला है स्तंभा आकृति, दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, तीसरा है संचयी आवृत्ति और चौथा है रेखा चित्र। तो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करते हैं स्तंभा आकृति कहलाता है, हिस्टोग्राम। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने आंधी तूफान की अवस्था कहा है।
तो ये कथन भी पूछा गया है, ये परिभाषा दी है किशोरावस्था की स्टैनले हॉल ने, तो ये आप याद रखिएगा, आंधी तूफान की अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, लिखा है मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा है नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर और चौथा है ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना। तो ये सब आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। पहला है कुत्ते पर, दूसरा है वनमानुषों पर, तीसरा है बिल्ली पर और चौथा है चूहों पर। तो आप लोग याद रखिएगा, कोहलर ने जो प्रयोग किया है वह वनमानुष यानी चिंपांजी पर किया है। कोहलर ने चिंपांजी पर किया है, पावलोव ने कुत्ते पर किया है, स्किनर ने चूहे पर किया है और थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया है। तो ये आपको प्रयोग याद रखने हैं, ये पूछे गए हैं। तो सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर का प्रयोग पूछा गया है, तो उन्होंने वनमानुषों पर प्रयोग किया है, चिंपांजी पर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोहलर ने क्या बताया है, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, फिल करना है, में भी उच्च होंगे। पहला है सृजनशीलता, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है विश्लेषण करने और चौथा है अच्छे अंक प्राप्त करने। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, क्रिएटिविटी में। तो पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता जो है वह बुद्धि कहलाती है, जबकि नवीन उत्पाद और नई खोज करने की क्षमता सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है। तो बुद्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता है। तो ये आवश्यक नहीं होता कि जो बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं उनमें सृजनशीलता भी उच्च हो। तो इसमें आपका ए विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम में फिल करना है, ने प्रभाव का नियम दिया। पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वाटसन और चौथा है थार्नडाइक। तो थार्नडाइक ने अधिगम के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसमें पूछा गया है प्रभाव का नियम किसने दिया, तो थार्नडाइक ने ही तीनों नियम दिए हैं। तीनों नियम याद रखिएगा, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता। पहला है प्रत्यावाहन विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है पहचान विधि और चौथा है पुनः सीखना विधि। तो किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता, तो वह है तार्किक विधि। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास फिल करना है द्वारा किया गया था। पहला है साइमंड, दूसरा है होल्ट्जमैन, तीसरा है मरे और चौथा है बेलक। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। इसमें 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है तथा परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से ये परीक्षण किया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला है विषय केंद्रित शिक्षा, दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तीसरा है क्रिया केंद्रित शिक्षा और चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वह है बाल केंद्रित शिक्षा। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित है, बच्चे को जिस तरीके से बच्चे सीखना चाहते हैं उस तरीके से बच्चे को सिखाना है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत जिससे जो संबंधित नहीं है वह बताना है, तो वह है वर्गीकरण का सिद्धांत। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है एग्जाम में। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। Princip Princip तो कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वह है समन्वय का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिक। तो कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वह है वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है सादृश्यता का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम और चौथा है साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है तत्परता के नियम पर। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित होती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है, सी विकल्प आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण और चौथा है पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण के सोपान निम्न हैं, कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। लेकिन जो प्रथम सोपान है वह प्रत्यक्षीकरण है। ये चारों ही सोपान है लेकिन प्रथम पूछा गया है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। पहला है टॉलमैन, दूसरा है बंडूरा, तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये दिया गया है बंडूरा द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करने से होता है। इसे पहले अनुकरण कहा जाता था। बंडूरा ने कई प्रयोगात्मक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, तो इसीलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? पहला है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है अंतर्दर्शन विधि और चौथा है बहिर्दर्शन विधि। तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, तो ये किस विधि के सोपान है? आगमन विधि के। बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं, नियम बाद में बताया जाता है। और निगमन विधि में क्या होता है? नियम पहले बताए जाते हैं, उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। पहला है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, दूसरा है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, तीसरा है प्रकाश, ध्वनि, गंध और चौथा है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, ए विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, पहला है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और चौथा है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वह है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछा गया है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। पहला है डाउन्स सिंड्रोम, दूसरा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है विल्सन सिंड्रोम। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक आंतरिक जोड़ा बन जाने से होती है। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्य रूप से शिशु में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र यानी 23 जोड़े, और यदि जोड़े में ना पूछे जाएं तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें क्या होता है, 23 क्रोमोसोम का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं शिशु। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक आंतरिक 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है, यानी 46 होने चाहिए लेकिन इस स्थिति में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और ये जो आनुवांशिक परिवर्तन है शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति को धीमा कर देती है और शिशु में मंदम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था, तीसरा है पश्चात पारंपरिक अवस्था और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। अब इसमें पूछा गया है कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो वह है पूर्व पारंपरिक अवस्था। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इसमें सही क्रम बताना है। तो इसमें जो सही क्रम है वह है डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। डी सही क्रम है, यानी कि यह प्रक्रिया जो है निषेचन से संबंधित है जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया। पहला है क्रेचनर, दूसरा है युंग, तीसरा है सेल्डन और चौथा है स्प्रेंजर। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया युंग द्वारा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे 2016 वाले पेपर के, फरवरी 2016 में जो पेपर हुआ था उसके ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिसंबर 2016 वाले पेपर के क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिंदी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ प्राइमरी वाले पेपर के, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।